नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। आज बात होगी युवा भारत की और उसके भविष्य की, क्योंकि आज की तारीख में युवा कहीं न कहीं गुमराह हो चुके हैं। उनके मन में इस बात को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार इस देश में जहां हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा रखती हो, उनके साथ 2M दर्जे का व्यवहार क्यों होता है। उनके मन में इस बात को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी को महत्व क्यों दिया जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सिविल सर्विस के एग्जाम में अंग्रेजी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, हिंदी को 2M दर्जे का क्यों समझा जाता है। हमारे साथ जो खास मेहमान उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। हमारे दाहिने सबसे पहले अमिताभ ठाकुर साहब हैं, जो कि सिविल सर्विस निकाल चुके हैं, IPS अधिकारी हैं, और साथ ही इनकी अगर खूबी बताऊं तो IIT पास आउट हैं, IIM के से इन्होंने मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है। ये बाकी बारीकियों को समझते हैं कि आखिरकार, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में ये सर्विस करते हैं, तो आखिरकार जो इस इलाके के बच्चे हैं जहां पर अंग्रेजी को लेकर मन में कहीं न कहीं उस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो क्या मन में उनके चलता है अंग्रेजी को लेकर के और कहाँ उनके मन की दुविधाएं होती हैं, उसको बताने की कोशिश करेंगे और हम उनसे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ध्रुवसेन सिंह जी हैं हमारे साथ, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और ख़ास तौर पर जो लड़के UPSC की तैयारी करते हैं उनको इनका आशीर्वाद स्नेह मिलता रहता है और बताने की कोशिश करते हैं कैसे तैयारी करें। लेकिन जो बच्चों का दर्द है कहीं न कहीं कई बार इन्होंने भी महसूस किया है। खास तौर पे दिल्ली से भी, दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं बच्चों को कि किस तरीके से सिविल एग्जाम पास करें। और 3 खास मेहमान वो भी हैं जिनके मन में इस बात का द्वंद्व चल रहा है कि आखिरकार उनकी भाषा को 2M दर्जे का क्यों समझा जाता है। वो 3 छात्र हैं, प्रशांत, सुमित और अग्नेश। तीनों छात्रों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार भारत में जब सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं तो उनके मन में इस तरह के सवाल क्यों खड़े होते हैं कि उन्हें हिंदी का लेने के चलते मन में एक सवाल खड़ा होता है, कहीं वो छूट ना जाए, कहीं पिछड़ ना जाए। क्योंकि जो आंकड़े हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो स्टोरी है उस पर हम नजर डालेंगे कि जिस तरीके के हालात बन चुके हैं उसमें एक बात साफ हो चुकी है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसके मुताबिक 1122 सिविल सर्विस में जो एग्जामिनेशन में लड़के पास आउट हुए हैं उसमें मात्र 26 लड़के हैं जो हिंदी भाषा से चयनित किए गए हैं। अगर रेशियो की हम बात करें तो इस बार ये रेशियो 2% है, जबकि हिंदी भाषा से एग्जाम देने वालों का इससे पहले का रेशियो 15% हुआ करता था। तो बच्चों के मन में इस तरह का सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार CSET के आने के चलते उनके साथ 2M दर्जे का व्यवहार क्यों हो रहा है, अंग्रेजी हिंदी पर भारी क्यों पड़ रही है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में शाहजहां रोड पर स्थित UPSC की इमारत के पास नौजवानों का ये हुजूम अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। ये छात्र सिविल सर्विसेज परीक्षा में 3 साल पहले लागू किए गए CSAT प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद से हिंदी और तमाम भारतीय भाषाओं के छात्रों के परीक्षा पास करने में मुश्किलात बढ़ गई हैं। और इनके इस आरोप से देश के तमाम शहरों में छात्र और टीचर इत्तेफाक रखते हैं। जो लोग हिंदी ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहाँ पे हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है, हिंदी को प्रायोरिटी दी जाती है, वो सफ़र कर रहे हैं अननेसेसरी। क्योंकि जो अगर प्री का पेपर आप देखिए तो हिंदी इंग्लिश को एज इट इज़ ट्रांसलेट कर दिया जाता है। हिंदी इतनी टफ लैंग्वेज हो जाती है कि हिंदी वाले उसे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज और PCS जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में भाषा को लेकर अगर विभेद किया जाए तो उसका सीधा असर छात्रों के एबिलिटी पर पड़ रहा है, छात्रों की क्वालिटी पर पड़ रहा है। आमतौर पर हिंदी समेत भारतीय भाषाओं के 40 से 45% छात्र मेन इम्तिहान के लिए सफल होते थे, लेकिन CSAT लागू होने के बाद से ये आंकड़ा महज 15% रह गया है। इस साल जो अंतिम नतीजे घोषित हुए हैं उनमें हिंदी माध्यम के महज 26 छात्र सफल हो पाए हैं और पहले 100 में हिंदी का एक भी छात्र नहीं है। हालांकि कुछ छात्रों का मानना है कि CSAT सिस्टम में कोई खामी नहीं है। चल रहा है वो सही है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड मैथ्स रीजनिंग वो स्कोरिंग है। एंड GS की बात है तो GS तो अपनी जगह पे, मेंस में भी हिंदी पेपर दिया गया है। तो इंग्लिश बोलने वाले बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, हिंदी बोलने वाले बच्चों का कम सिलेक्शन हो रहा है। ये एक बहुत ही बेसलेस डिस्कशन है। सिविल सर्विसेज इम्तिहान के जरिए हर साल देश को IAS, IFS, IPS और इनकम टैक्स समेत कई और सेवाओं के लिए करीब 1000 से 1200 अफसर चुने जाते हैं।
देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा होने की वजह से छात्रों में भी इसके लिए काफी आकर्षण होता है। लेकिन अब इन छात्रों को लग रहा है कि गैर अंग्रेजी भाषी छात्रों के साथ जानबूझकर अन्याय किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपने देखा खास तौर पे किस तरह के सवाल से बच्चे इस समय परेशान हैं। हम चलेंगे दिल्ली भी, और खास तौर से 3 जो नौजवान बच्चे हैं जिनके मन में इस तरह के सवाल खड़े हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानी क्या है। लेकिन सबसे पहले अमिताभ ठाकुर जी से हम जानना चाहेंगे। अमिताभ जी, आप बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश में आप सर्विस कर रहे हैं लंबे समय से, और 3 एग्जामिनेशन जो राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम होते हैं, आपने IIT पास आउट किया, आप सिविल सर्विस से निकाल कर IPS को आपने क्वालिफाई किया, फिर आपने IPS रहते हुए IIM से आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। जो बच्चों के मन में सवाल नए खड़े हुए हैं, खासतौर से हिंदी और अंग्रेजी को लेकर, जो CSET का जो परीक्षा जिस तरह से आया उसको लेकर के आपके मन में किस तरह के सवाल उठ
ज्ञान 10वीं स्तर का होना चाहिए। और आज जब सीसेट का पेपर नया लागू किया गया है, उस कंडीशन में इतने उच्च स्तर के जो इंग्लिश पूछे जा रहे हैं, तो इसका जवाब देना एक 10वीं स्तर का लड़का कैसे दे सकता है? तो फिर या तो यूपीएससी की चाहिए कि वो पहले डिसाइड करके 10वीं स्तर के ऊपर के बच्चे से अंग्रेजी पूछ रहा है या 10वीं स्तर का। और सर जो नए सिलेबस आए हैं उसमें हर जगह इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया है, और हिंदी के छात्रों और अन्य भाषाई छात्रों को बिल्कुल यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि आप यूपीएससी के लायक नहीं हैं। हम लोग जब सर वहाँ से चलते हैं, पूरा यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं, और देखने के बाद जब लगता है कि हम इसके लायक हैं, हम इसकी तैयारी कर चुके हैं, हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा रहा है सोशल इश्यूज़ में कि हम कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ आने के बाद नई सिलेबस का लागू किया गया, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं दिखता है कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जो इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि परिस्थितियां जिस तरीके की हैं, आपको लगता है कि जब आप तैयारी करने आए थे एक सपना पाल के आते हैं कि जब तैयारी करेंगे तो हम भी सिविल सर्विस निकालेंगे, अपने घर का नाम रोशन करेंगे, अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे, लेकिन तैयारी करते करते कहाँ वो दुविधा आकर खड़ी हो जाती है कि जिसमें आपको लगता है कि आप जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं या कॉन्वेंट से जो पढ़ कर आए हैं या उस इलाके से जो कि दिल्ली बेस्ड होकर तैयारी करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बहुत ही प्रभावी तरीके से उठाया है। दूसरी चीज़ सर, जो आप कहना चाह रहे हैं कि हम कैसे सपना पाल के यहाँ दिल्ली आते हैं और अंग्रेज़ी लैंग्वेज को अपने आप से उसको पिछड़ा समझते हैं। सर देखिए, मैं भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से आया हूँ, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स रहा है। जब मैं घर से निकला था मैंने भी इसके सिलेबस को रीड किया था, और जो इसके पहले के रिजल्ट्स आते थे उसको देख के मेरे को भी लगता था कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ और मैं कर सकता हूँ। तो मैं ये सपना पाल कर दिल्ली आया था, और मैं 2011 में आया था। उसी साल मेरी बदकिस्मती कह लो सर, कुछ कह लो, सीसेट लागू हो गया, और तभी से सर मैं लगातार एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैंने इस बार भी मेंस लिखा था, मैं अंग्रेजी में फ़ेल हो गया, 71 मार्क्स मेरे आए हैं, 4 नंबर से मैं रुका हूँ। तो सर यही चीज़ दर्शा रही है कि हम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट वाले हैं वो पीटी ही नहीं पास कर पाते हैं। जो 8 से 10 क्वेश्चन वो देते हैं हमको इंग्लिश में, जो मैंडेटरी होता है, कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, वो उसकी जो लैंग्वेज होती है सर वो हमारे जो समझ है उससे बाहर होती है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम का लड़का होता है सर, वो 1 से 1.5 मिनट में ही उसको 9 क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कर लेता है, और उसको 22 नंबर का एडवांटेज वहाँ मिल जाता है। दूसरी चीज़ सर, सीसेट में 30 से 36 क्वेश्चन ऐसा आता है जो कॉम्प्रिहेंशन का होता है, जिसकी लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट होती है, वो गूगल ट्रांसलेट होता है, उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे इंग्लिश मीडियम का लड़का या हम जो हैं 75 से 90 नंबर्स फिर पीछे हो जाते हैं, सीधे 50% 200 में से 112 नंबर हम पीछे हो जाते हैं। तो यही कारण सर, जो हम सपना देख के आए हैं, सीसेट के माध्यम से हमको सपने को संजोने में रोका जा रहा है। अग्नेश, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह का इस समय आप सरकार पर दबाव बना रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जगह जगह जाकर के एक लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज की बात की थी। कुछ दिन पहले ही अभी सुनने में आया था कि जिस तरीके से गृह मंत्री जो भारत सरकार के हैं, राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा हिंदी भाषा में काम होगा, और उसको लेकर जिस तरह का रिएक्शन हुआ, उनको रोल बैक करना पड़ा। लेकिन कम से कम सिविल सर्विस के जो एग्जाम है वो पूरे देश का बराबर का हक है। केवल कोई इसलिए छंट जाए कि उसका अंग्रेजी में उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है या उसकी तैयारी अंग्रेजी को लेकर उस तरीके का नहीं है, क्योंकि जिस तरीके सुमित ने बात कही कि गूगल ट्रांसलेशन होता है जिसके चलते उनको समझने में भी दिक्कत होती है, तो सरलीकरण भी नहीं है हिंदी का, इसके चलते तमाम दिक्कतें आती हैं। कोई 4 नंबर और कोई 3 नंबर से अगर छटता है तो उसके मन में एक मलाल होना स्वाभाविक है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की बातचीत हो रही है, क्या आपकी वाजिब मांग को सरकार सुनने के मूड में है, यूपीएससी सुनने के मूड में आपको दिखती है? सबसे पहले तो धन्यवाद, और एक सुधार मैं करना चाहूँगा, हिंदी अभी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। मुद्दा यहाँ पर ये है जी कि चयन क्यों नहीं हो रहा है। हम सीधे सीधे बोलना चाह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए, अभी हमारी अंग्रेजियत नहीं गई है। कुछ सुखी संपन्न लोग जिन्होंने पहले से सारा कुछ व्यवस्था बना रखा है अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, वो लोग ये नहीं चाहते कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग या उस तरीके से जो वंचित लोग हैं उनको प्रशासनिक भागीदारी दी जाए। अगर मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, वो ये चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जूता सी रहा है उसके बेटे जूते सिएं, कोई रिक्शा चला रहा है उसके बेटे रिक्शे चलाएं, कोई किसान का बेटा है तो किसान ही रहे, और एक विशेष वर्ग का विशेष अधिकार बना हुआ रहे कि अगर वो किसी कुलीन वर्ग में पैदा होता है तो वहां पर उनके सीट रिजर्व किए जाते हैं,
हमारी शिक्षा व्यवस्था का ये दोष बहुत बड़ा है। गांव में आप उत्तर भारत के पूरे बेल्ट में चले जाओ, आपको स्कूल अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, और हमारा सामना करवाया जाता है IIM के लड़कों से, IIT के लड़कों से। मेरा इनसे कोई दुराव नहीं है, लेकिन अगर आप सीसेट लागू करते हो 70 से 80% उनके बेनिफिट में ये चीज आता है। DP अग्रवाल साहब जो UPSC के चेयरमैन हैं, एक दिन पिछले 8 दिन की घटना है ये, उन्होंने बोला कि UPSC में कोई कट ऑफ नहीं होता है, एग्रीगेट करके हम PT में क्वालिफाई करवाते हैं। और अगले दिन उन्होंने ये घोषित किया कि सीसेट में जो सेकेंड पेपर है उसमें आपको 75 नंबर के करने होंगे, और GS जो कि हमारी विशेषज्ञता का मापदंड है, उसमें समावेशीकरण का एक समावेशी सिद्धांत है, आपके विभिन्न डायमेंशन के नॉलेज होते हैं, उसमें मात्र 28 पे उन्होंने कहा कि आपको मात्र 28 अंक करने होंगे जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भाषा से किसी प्रतिभा का कोई सामंजस्य नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता है। आइंस्टीन अंग्रेजी नहीं जानते थे, वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए। आप जबरदस्ती हमारे ऊपर विदेशी नीति को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इसलिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि हम IAS बन जाएं, हम इसलिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप हिंदी के पक्षधर हैं, आपने एक बहुत बड़ी पहल की है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की ओर अपने एक कदम बढ़ा दिया है, आपकी सरकारी नीति इसके पक्ष में जा रही है। लेकिन जो प्रशासनिक भागीदारी हमारे जैसे युवा, मैं प्रतिभाशाली हूं या नहीं हूं ये तय करना दूसरे के हाथों में हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे जैसे ढेर सारे लोग या उत्तर भारत से आने वाले सारे लोग जिनके अंदर प्रतिभा है, उनको क्यों वंचित किया जा रहा है, उनके प्रतिभा का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है उनको। अगर मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, अगर मुझे क्रिकेटर बनना है, मैं वीरेंद्र सहवाग का नाम लेना चाहूंगा, और ढेर सारे क्रिकेटर्स या ढेर सारे फुटबॉलर्स जो भी हैं, उन्हें अगर क्रिकेटर बनाने हैं तो उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर वो विदेश में जाते हैं तो उन्हें बाद में इंटरव्यू देने के लिए 2 महीने 1 महीने में अंग्रेजी उनकी स्पष्ट कर दी जाती है, और वो जाके विदेश में ट्रेनिंग, विदेश में वो विदेशी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ यही व्यवस्था UPSC में भी बनी हुई है कि अगर आप आप सेलेक्ट हो जाते हो तो हमें IFS का जब हमारे पास में रैंक होता है तो हमें फ्रेंच सिखाए जाते हैं, इटालियन सिखाए जाते हैं, चाइनीज सिखाए जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हमारी एनर्जी को जानबूझकर, चूंकि मैंने बताया कि हमारे स्कूल अच्छे नहीं है, कॉलेजेस अच्छे नहीं है, जानबूझकर एक पॉलिसी बनाया गया है कि आप अंग्रेजी सीखने में एक करें, उसको लाजिमी है कि अपने एक्सपर्ट से पूछा जाए, क्योंकि जिन व्यवस्थाओं को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, खास तौर से उसको अमिताभ ठाकुर जी बेहतर समझते हैं, हमारी एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई किया था। हमारी एनर्जी को सर, एक मिनट मेरी बात सुने, हमारी एनर्जी को एक छोटे से काम में क्वालिफाई करवाने या डिस्क्वालीफाई करवाने की दिशा में मोड़कर हमारी सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया जाता है, और हमारे प्रतिभाओं को का दोहन और दुरुपयोग होता रहा है। UPSC एक ऐसी संस्था है जो प्रशासनिक भागीदारी निभाने में और पूरे भारत की संरचना विकास में, मैं बोल रहा हूं, पूरे भारत के विकास में, स्वतंत्रता के बाद में विकास करने का एक महत्वपूर्ण अंग है ये। अगर चाइना अपनी भाषा में राष्ट्रीय विकास कर सकता है, जर्मनी में ऐसा हो सकता है, फ्रांस में ऐसा हो सकता है, बाकी सभी देश अपनी भाषा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आपका सीधे तौर पे मानना है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर अंग्रेजियत थोपी जाती है हिंदी भाषी छात्रों के ऊपर भी। अमिताभ ठाकुर साहब, आप बिहार से आते हैं और जिस तरह के आपने तो क्वालिफाई कर लिया क्योंकि आपकी पढ़ाई ठीक थी, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड ठीक था, लेकिन तमाम ऐसे बच्चे आपके साथ तैयारी करने आए होंगे। उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन पिछले 3 साल में जिन व्यवस्थाओं से नए छात्र रूबरू हो रहे हैं, और खास तौर से उसमें जो कंपल्सरी सिस्टम लगाया गया है, जैसे पहले जिक्र आया कि दुर्सेन सिंह जी ने कहा कि पहले 45% तक बच्चे हिंदी माध्यम से भी क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन अब वो रेशियो 15% और फिर 2% तक आकर रुक गया है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों के मन में अगर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि उनको सिर्फ रोकने के लिए सिस्टम अपनाया गया है, तो क्या गलत है? देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि न्याय का एक सिद्धांत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। उस दृष्टि से यदि मैं कहूँ, ये 3 नौजवान जो सामने दिख रहे हैं, यदि ये तीनों नौजवान इस उम्र में यह सोच रहे हैं और सोच नहीं रहे हैं, इनके मन में पूर्णतया विश्वास हो गया है कि व्यवस्था ऐसी है जो उनको रोकने के लिए है, व्यवस्था ऐसी है जो उनके खिलाफ है। यदि इस प्रकार की धारणा किसी व्यक्ति के मन में बस गई है जो नया है, युवा है,
और वह सब काम छोड़ के उसे धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो रहा है, मेरे ख्याल से यह अपने आप में पर्याप्त है यह कहने को जो बात मैं कहना चाहूँगा। इसका मतलब साफ है कि कुछ कमियां हैं, हम उन कमियों को सहर्ष स्वीकार करें और एक ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास करें जहां किसी भी भाषा के साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई ऐसा ना हो कि डिफरेंशिएशन ना हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थितियां हैं, जो सीसैट का जो बताया जा रहा है कि जो पहलू चल रहा है इस समय, वो ऐसा लग रहा है कि भारतीय भाषाओं के लिए अहितकारी हो पा रहा है या दुष्कर हो रहा है। इस पर तत्काल ध्यान देने की, बदलने की ज़रूरत है। उस पर बहस करने या उसको गलत ठहराने से बेहतर होगा कि हम अपनी इस कमी को स्वीकार करें और उसको अच्छा करने का प्रयास करें। गुरसेन सिंह जी, जिस तरह से छात्रों ने सीधे तौर पे कहा और इस बात को धर्मेंद्र जी ने भी कहा कि कई बार तो इस तरह का ट्रांसलेशन होता है, इसलिए गूगल से आपने ट्रांसलेट कर दिया है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और जब बच्चा तैयारी करता है वो जब एग्जामिनेशन में जाता है उसको सोचने में समय लग जाता है। जैसे एक छात्र ने भी सवाल एक उठाया कि जो अंग्रेजी वाले बैकग्राउंड के लड़के हैं, जो उनको अंग्रेजी में जो पेपर मिलता है उसको 10 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको समझने में दिक्कत होती है जिस तरह का ट्रांसलेशन उनके सामने आता है। तो हिंदी को लेकर जो सरलीकरण नहीं है, अंग्रेजी को लेकर जिस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में क्रिएट की जा रही हैं, तो दुविधा होना स्वाभाविक है। और जब एक ही एग्जामिनेशन है और खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे यूपीएससी हो, वो चाहती है कि हर क्षेत्र हर भाषा के लोग आएँ, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई फॉरेन सर्विस पे डेपुटेशन पे जाता है तो उससे उस देश की भाषा की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे अगर वो फ्रेंच में जा रहा है तो वहाँ की भाषा सीख सके। तो अगर अंग्रेजी इतनी जरूरी है कागज पत्तर उसको देखने के लिए, तो क्वालिफाई करने के बाद भी उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। 3 साल तो ट्रेनिंग करता ही है, उस दौरान भी उस चीज़ को अपडेट कर सकता है। लेकिन सिर्फ तैयारी के लेवल पर और एग्जामिनेशन के लेवल पर अगर उसको अंग्रेजी के चलते उसको रुकना पड़ जाए, उसके कुछ नंबर से कट जाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है? हाँ, निश्चित रूप से ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी छात्र को भाषा के आधार पर उसका चयन नहीं हो पा रहा है। और जैसा जो 3 छात्र बैठे हुए हैं और इन 3 छात्रों ने बताया, एक ने बताया कि कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया है। ये तो 3 छात्र हम लोग के सम्मुख आए हुए हैं। बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनका कि कुछ नंबर से चयन रुक गया होगा, जिनके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है जी। और जो जैसा अमिताभ ठाकुर जी ने कहा, जैसा आपने भी कहा, जैसा आप बैठे हुए और छात्रों ने भी बताया, और जैसा आंकड़े बता रहे हैं कि पहले अगर 45% होते थे, अब 15% और 2% हो रहे हैं, तो ये आंकड़े अपने आप में इस बात के सबूत हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि जो माध्यम, जो सीसैट सेलेक्ट किया गया है, इसका सीधा तौर पर असर पड़ रहा है हिंदी भाषी क्षेत्रों के छात्रों के ऊपर। तो एक ऐसी प्रणाली जो भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, निश्चित रूप से वो प्रणाली संतोषजनक नहीं है। उस प्रणाली में तुरंत ही सुधार की आवश्यकता है। हम जब अपने छात्रों को पढ़ाते हैं बीएससी में या एमएससी में, तो बच्चों को हम इंग्लिश में बताते हैं, फिर उनको हिंदी में सरल करके बताते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र आते हैं जो कि यूपी बोर्ड से आए रहते हैं, हिंदी माध्यम से आए रहते हैं, और उनको ये सदैव बोलते हैं कि आपके बात समझ में आनी चाहिए, माध्यम कभी भी समझने और ना समझने के बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर यूपीएससी जो देश की एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़े एग्जाम कराती है, जो हमारे देश के सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो इसी प्रक्रिया के थ्रू चयनित होकर के आते हैं, और उसमें अगर भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि एक भाषा के छात्रों को उसमें मदद मिल रही है इंग्लिश के, और हिंदी के छात्रों को मदद नहीं मिल रही है, कुछ ऐसा ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में किया जा रहा है जिसको बच्चों को समझने में दिक्कत हो जा रही है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अत्यंत ही इस पे कोई, अगर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, एक वो बच्चे जो आईएएस की तैयारी करते हैं जिसमें कि वो टहलने के लिए भी अगर 5 मिनट के लिए कहीं जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, वो छात्र अगर आज सड़क पे उतर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और भाषा के माध्यम को कहीं पे भी उनके मेरिट का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। चलिए, जिस तरह की बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। खासतौर से धर्मेंद्र जी के पास हम चलना चाहेंगे, उनसे भी समझना चाहेंगे कि जो बात उन्होंने पहले उठाई थी और जिस तरह की बात अब निकलकर सामने आ रही है उसमें क्या समाधान का रास्ता हो सकता है। यूपीएससी में जिस तरीके से हिंदी के छात्र अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके मन में जो सवाल उपजे हैं उसको लेकर के, क्योंकि उनके मन में लगने लगा है कि कहीं न कहीं हिंदी पर अंग्रेजी भारी पड़ रही है, और कहीं पर जो अंग्रेजी के पढ़े हुए छात्र हैं उनको पछाड़ने में इसलिए कामयाब हो जा रहे हैं कि हिंदी को वो स्थान नहीं मिल पा रहा यूपीएससी में जो उसे मिलना चाहिए। लेकिन जिस सवाल को लेकर के इस समय छात्र सड़क पर हैं, वो सीसैट है क्या? तो सीसैट को पहले समझ लेते हैं कि सीसैट को आखिर जब तक नहीं समझेंगे तब तक शायद ये चर्चा अधूरी होगी। तो पहले सीसैट को जानते हैं कि सीसैट है क्या, उसको लेकर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो पहले इस स्टोरी पर नजर डालिए। सिविल सर्विसेज के लिए सीसैट प्रणाली 2011 से लागू की गई। इस प्रणाली के तहत परीक्षार्थियों को 2 पेपर देने होते हैं। दोनों ही पर्चे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं।
और इनके जरिए परीक्षार्थियों का एप्टीट्यूड परखा जाता है कि क्या वो सिविल सर्विसेज के योग्य हैं। पुरानी प्रणाली में प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए जनरल नॉलेज का एक पर्चा होता था और दूसरा पर्चा अपने मन मुताबिक विषय का होता था। CSAT में एक पर्चा तो जनरल नॉलेज का ही होगा, जबकि दूसरे पर्चे में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, गणित और अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन शामिल है। दोनों ही पर्चे सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य हैं। आरोप ये है कि दूसरे पर्चे में अनिवार्य प्रश्नों में 15 ऐसे प्रश्न शामिल कर दिए गए हैं जिनका अनुवाद बेहद कठिन हिंदी में होता है। आपने देखा किस तरीके से जो अड़चने हैं वो हमने समझाने की कोशिश की कि आखिरकार CSAT है क्या। धर्मेंद्र जी, खास तौर पर आप उन बच्चों से रोज रूबरू होते हैं जिनके मन में इस बात का दर्द होता है कि वो बड़े मेहनत से तैयारी करने निकले थे। आपके भी कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कुछ नंबरों से कट जाते होंगे, छट जाते होंगे और कहीं न कहीं क्वालिफाई जब नहीं कर पाते होंगे तो उनका जो दर्द होगा वो आप भी महसूस करते होंगे, क्योंकि टीचर को भी उतना ही दुख होता है जितना छात्र को दुख होता है। तो इस समय की जो परिस्थितियाँ हैं जिसको लेके आज की तारीख में ये युवा जो भविष्य भारत के सड़कों पर खड़े हैं, क्या समाधान आपको नजर आता है पूरी इस परिस्थिति को देखने के बाद? सर, मैं उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कुछ समय पहले एक छात्र मेरे पास को मैंने एक अनुवाद करने के लिए दिया कि नाउ दिस यंग लेडी विल कम ऑन द डायस, और उस बच्चे ने उसका अनुवाद किया कि जवान औरत अब आकर संबोधित करेंगे। हमने कहा कि ये नहीं होगा, और वो बच्चा फिर गूगल खोला, गूगल ट्रांसलेशन, और उस पर यही निकला, क्योंकि शायद उसने वहीं से सीखा था। हमें ये समझना पड़ेगा, यूपीएससी को भी समझना पड़ेगा, जो इस नीतियों को बनाते हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा ये डिफरेंस है। यंग लेडी जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो कितनी एक सम्मानजनक भाषा के रूप में आता है, और उसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं तो कितना वो मतलब मुझे कहने में भी बड़ा अटपटा सा लग रहा है। और ऐसे कितने सारे हैं, और बच्चे रोज रूबरू होते हैं जो हिंदी भाषाओं से आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। पहली बात, जहाँ तक समाधान की बात है, तो ये सरकार, ये डेमोक्रेसी है, ये तानाशाही तो है नहीं कि आप जो चाहेंगे करते रहेंगे। ये युवा जो रोड पे निकले हैं, जैसा कि उमेश ने बताया कि जो 2 मिनट अपना बर्बाद नहीं करते हैं, आज सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, कोई इनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, सड़कों पे सोए हैं, बिना उठाए जेल में डाल दिया, इनको अरेस्ट कर लिया, 300 बच्चों पे कल FIR हुआ। ये तो चलेगा नहीं। ये कुछ ऐसी भूलें इमरजेंसी के समय में कुछ लोगों ने किया था। करना तो पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा कि आखिर वो क्या कारण है कि आज 26 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। आप उनको नहीं सुनेंगे तो ये तो खैर मैं काफ़ी आशावादी व्यक्ति हूँ, और मैं लोकतंत्र में मानता ही कि नहीं हूँ कि ये लोग नहीं सुनेंगे। सुनना तो पड़ेगा। हो सकता है कि इन बच्चों को थोड़ा और सोना पड़े, थोड़ा और कष्ट उठाना पड़े, लेकिन इनकी आवाज़ पहुँचेगी। लोकतंत्र में जो जनता की आवाज़ है वो ईश्वर की आवाज़ है, इनको सुनना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि पूरी प्रक्रिया को एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसे भी सर कोई भी सिस्टम है उसको समय समय पर एनालिसिस की जरूरत है, खामियों को खूबियों को पहचानने की जरूरत है। आखिर में ये जो रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है समेकित विकास के दौर में, एक बहुत बड़ा क्षेत्र का युवा, एक बहुत 65% आज हमारे 69% ग्रामीण है, वहाँ का रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पा रहा है। इससे आप आने वाले समय में कौन सी व्यवस्था बना रहे हैं, इसका जवाबदेही आपको देना पड़ेगा। और फिर कल को होगा कि नहीं, ये जो बच्चे बहुत अर्बन हैं, बहुत पॉलिश्ड हैं, IIM IT से हैं, ये टेक्निकली तो बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन गांव में एक किसान की जो 20,000 रुपया लोन लेकर भैंस खरीदता है, उसकी क्या समस्याएं हैं, ये नहीं समझ पाएंगे, और कल को ये रियलाइज करेंगे और फिर उनको वापस बुलाएंगे। तो ये जो कर रहे हैं, इनके बीच एक संतुलन की जरूरत है। CSAT रहे, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, उसको इस तरह से बनाए ताकि उसके वजह से बच्चा जो 2-2, 3-3 साल इंग्लिश और रीजनिंग की तैयारी कर रहा है, उससे वो पृथक होकर अपने वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन को डेवलप कर सके, और एक जहां सांकेतिक रूप से एक बेसिक उनके एप्टीट्यूड को जज करने की जरूरत, उसी तरह का पेपर बनाया जाए जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्वालिफाइंग हो, ताकि हम जज कर लें कि इतना एप्टीट्यूड है उसमें। लेकिन जो थ्रस्ट है उसको शिफ्ट किया जाए, एक तो पहला सॉल्यूशन है। दूसरा जो मुझे सॉल्यूशन वो दिख रहा है वो ये है कि इसमें इस पेपर को बेसिक लेवल पे क्वालिफाइंग कर दिया जाए, जो सिर्फ हिंदी और जो गैर अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं उनके लिए हो, और इंग्लिश वालों के लिए फिर इसी तरह, अगर आप इंग्लिश को बैरियर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्षेत्रीय भाषाओं को उनके लिए भी लागू करिए, ताकि एक पैरिटी आए, एक संतुलन आए सबके तरफ से, वो भी थोड़ी हिंदी जाने जो हिंदी नहीं जानते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो ये यूपीएससी की तैयारी है जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को चेक करने के लिए सारी, आप लवासना के रिपोर्ट को देखिए,
उसका सारा, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं, अगर इजाजत दें, तो साफ लिखा हुआ है कि हमें ऐसे बच्चों की जरूरत है जिसमें पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटी की समझ हो, ना कि उसको सीसेट और मैथ और रीजनिंग आता हो। हमें बैंक क्लर्क्स नहीं चाहिए। तो जब तक हम कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया है परीक्षा की, वो टेक्नोक्रेट्स और इंग्लिश, ये जो पूरा जो चिदम्बरम लॉबी आई, जो मोइली लॉबी आई, उसी से प्रभावित है। और मैं इन बच्चों के सामने कहना चाहता हूं कि मुझे पूरी आशा है कि ये जो नई सरकार आई है वो हिंदी के प्रति और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनकी आवाज़ और उनकी संवेदनशीलता किसी न किसी सम्मानजनक सॉल्यूशन की तरफ इसको लेके जाएगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। सुमित, आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो एग्जाम्पल के तौर पे धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक ट्रांसलेशन जब उनके सामने आया तो उसको खुद हैरान हो गया कि ये ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, लेकिन गूगल पे उस तरह का ट्रांसलेशन था जिससे बच्चे ने सीखा था, वो सामने लिख कर दे दिया। आप जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं, आपके सामने तरह तरह के कई सवाल आते हैं, दिक्कतें कहाँ होती हैं? किस तरह के प्रारूप को देखने में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी आपके सामने बाधा बनकर खड़ी हो गई, या जो सब्जेक्ट के तौर पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको आगे बढ़ाने के बजाय आपको रोकने का काम कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आता है वो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। सर, उसमें कुछ वर्ड्स हिंदी में आते हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं, हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पर उसमें क्या होता है कि जो हिंदी में होता है उसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में है वो अलग होता है। अब बच्चे को यही समझ में नहीं आता कि ऑथेंटिक कौन सा है वर्ड्स, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला। तो जाहिर सी बात है सर, मेरा आंसर भी गलत हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी है। जी अग्नेश, आप भी एग्जाम देते रहे हो, खास सिविल सर्विस को लेकर के, तो बेसिकली 2011 में जो सिस्टम अप्लाई किया गया, आप सीनियर से जब तैयारी करने आते हैं तो आप सीनियर से भी बात करते हैं, क्योंकि जब ट्रेनिंग खास और तैयारी जब करते हैं, तो 2011 के बाद सीसेट आने के बाद क्या दिक्कतें आ रही हैं? उसके पहले किस तरह की चीज़ें थी जिसमें लगता है कुछ उलझन बढ़ गई 2011 के बाद? आपसे सहमत क्या कहूँ, ये सत्य है कि 2011 के बाद उलझन बढ़ी है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जो आपने सुमित से क्वेश्चन पूछा, मुद्दा प्रशासनिक अधिकारी को चुनने के लिए मुद्दा संवेदनशीलता का है। अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, आज के डेट में एक तथ्य मैं दे रहा हूं और मैं चैनल में बोल रहा हूं, एक जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से मैं बोल रहा हूं। एक आप सर्वे करवाइए, IIM जाने वाले छात्र, IIT जाने वाले छात्र या टेक्नोक्रेट छात्र और एक सिविल की तैयारी करने वाले छात्र, इनका सिविल की तैयारी करने वाले छात्रों का सपना क्या होता है कि हम बड़े होंगे। जिस विपरीत परिस्थितियों हम अपने आप को निर्मित करते हैं उसमें हम सामाजिक समस्याओं को देखते हैं। हमारा लक्ष्य होता है कि अगर हम सिस्टम में पहुंच पाए तो हम लाइब्रेरी खोलेंगे, हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, हम गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आप एक तरफ जाओ, IIM और IIT वाले छात्रों से में सर्वे आप करवाओ, वहां पर आपको पता चलेगा आज मैं सेटल हो जाऊंगा, अगले दिन अमेरिका, या चलूंगा तो मर्सिडीज से चलूंगा। उनका सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं होता है। और हम लोग जो हमेशा समाज के प्रति, अगर मैं किताबों में भी झांकता हूं, अगर अपने परिवार के बारे में भी हम सपना देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे समाज का विकास हो, गांव का विकास हो, और जिस जिले के अधिकारी बने या जो जिम्मेदारी हमें मिले उसके बारे में हम सोच कर पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन उनका हमेशा उद्देश्य होता है अपनी सुख सुविधा का निर्माण करना, जो कि अभी होता हुआ दिख रहा है। हांगकांग से में जॉब करने वाले लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कर लेंगे हमारे देश के लिए? उनकी संवेदना हमारे देश से जुड़ी हुई नहीं है, वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म से जुड़े हुए हैं लोग, और उसी के दबाव में हमारी व्यवस्था काम कर रही है। और ये एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य को देखने के बाद समझ में आएगा। जो सवाल आपने उठाया है उसका वाजिब जवाब देने के लिए हमारे पास खास मेहमान अमिताभ ठाकुर जी हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जो IIM की तैयारी करता है उसकी सोच क्या होती है, जो IIT के पास आउट होता है उसकी सोच क्या होती है, और जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है उसकी सोच क्या होती है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे पैनल पर तीनों एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हुए व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन हम इनसे जवाब लें उससे पहले हम प्रशांत की भी राय लेना चाहेंगे। प्रशांत, जिस तरह की बातों को इस समय हम उठा रहे हैं, इस मुद्दे में 2-3 तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो भाषागत प्रॉब्लम है कि हमको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। दूसरा, कहीं ना कहीं अंग्रेजी हम पर थोपी जा रही है कि अगर अंग्रेजी नहीं है तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे हैं। खासतौर पर 2011 के पहले की अगर परिस्थितियां बहाल हो जाती हैं, इससे समस्या का समाधान आप देखते हैं?
सर 2011 से पहले जो परिस्थितियाँ थी उसमें सर जो एक ऑप्शनल का पेपर होता था और जीएस होता था, तो उस समय चीज़ें बहुत आसान थी और लोगों को पढ़ा हुआ, हम लोग पहले एक एकेडमिक बैकग्राउंड में ये सब चीज़ पढ़े होते थे। और लेकिन जो 2011 से अचानक नया चीज़ ला के सामने रख दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसकी तैयारी कीजिए, आप इससे पढ़िए। नई चीज़ें को अपनाने में समय लगता है, उससे अचानक किसी पे थोपा नहीं जाता, उसके लिए समय दिया जाना चाहिए था। और उसमें भी जो नई चीज़ें दी जाती हैं उसमें इतनी जल्दी इतना अंग्रेजी को इस स्तर तक ला के रख दिया गया है कि आप उसे समझने में और उसको तैयार करने में आपको काफ़ी टाइम निकल जाएगा। जो लड़का शुरू से अपने ग्रेजुएशन पीरियड तक हिंदी माध्यम से या अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ाई किया हो, उससे आप अचानक अंग्रेजी के इतने उच्च स्तर का ज्ञान का उम्मीद करना भी मतलब नहीं करना चाहिए। और लोग ऐसा यूपीएससी कर रही है, जो लड़का शुरू से बंगाली, कन्नड़, तमिल, हिंदी में तैयारी करता है, वह पूरा अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की हो और वो यहाँ पे आकर जब CSET के माध्यम से 8 से 10 क्वेश्चन कंपलसरी जोड़ दिए जाते हैं, जिससे 22 से 25 नंबर का चला गया प्लस पॉइंट होता है अंग्रेजी छात्रों के लिए। और प्लस में कॉम्प्रिहेंशन का जो पूरा पार्ट है जिसमें 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं, उस पार्ट में कॉम्प्रिहेंशन जो अंग्रेजी में होते हैं उन्हीं को मापदंड माना जाता है कि अगर हिंदी में कोई भी अशुद्ध होती है तो अंग्रेजी को ही सही माना जाता है। तो यहाँ पे भी जो हमारे प्रश्न गलत होते हैं वो भी हमारे निगेटिव मार्किंग में जाते हैं। तो ये सब चीज़ नई चीज़ें जो लागू कर दिया गया उसमें से हमें दिया गया, उसे थोड़ा समझने में समय तो लगता ही है और अचानक कोई भी नई चीज़ को अपनाने में तो परेशानी होती ही है। चलिए प्रशांत, आपने जिस तरह की बातों को रखा है, लेकिन अंगेश ने जो सवाल उठाया था पहले उस सवाल पर लौटना जरूरी है, क्योंकि सीधे तौर पर एक विजन की बात है। अंगेश ने सवाल खड़े किए कि जो यूपीएससी का एग्जाम देता है उसके जहन में होता है कैसे हम सोशल सर्विस करेंगे, लेकिन जो आईआईटी से इंजीनियरिंग पास आउट होता है उसके जहन में होता है कैसे हम BMW गाड़ी लेंगे, कैसे हम मर्सिडीज लेंगे, कैसे हम जाके US और UK में सेटल हो जाएंगे। और यही सोच कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने वाले, IIM से मैनेजमेंट करने वाले लोगों की भी होती है। अमिताभ ठाकुर साहब, आप IIT से पास आउट हैं, सिविल सर्विस निकालने के बाद आप IG के ओहदे पर आज की तारीख में हैं और IPS रहते हुए आपने IIM से मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की। तीनों तरह के छात्रों की सोच को आपने देखा है। जब सिविल सर्विस नहीं निकाले तो उस समय तमाम ऐसे आपके साथ के लोग होंगे जो IT पास आउट करके उस विधा में आज काम कर रहे होंगे, और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि आप जब IIM की पढ़ाई कर रहे थे उस समय लोग मैनेजमेंट की फील्ड में चले गए। तो सोच में क्या वाकई कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमको ऐसो आराम की ज़िंदगी जीनी है जो इंजीनियरिंग और IIM के लोग होते हैं, और जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं उनकी सोच कहीं और होती है? देखिए, अंगेश जी ने जो बात कही, जो ये कह रहे हैं कि सिविल सर्विस के लोग, संभवतः ही मुझे लगता है कि इनका इशारा उस तरफ है कि जो सोशल साइंसेज से पढ़े लोग होते हैं उनकी बात कह रहे हैं। तो ये एक तरह से IIT, IIM और सोशल साइंसेज वालों को अलग अलग दृष्टि से देखने की बात कह रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने सही कहा विनय जी कि मैंने तीनों स्टेज देखे हैं, यह सही है। IIT में भी एक भारी संख्या में ऐसे लड़के थे, मेरे बैचमेट थे, मेरे रूममेट मेरा था। इन तमाम लोगों का ये सपना था कि मैं US चला जाऊं, अच्छी ज़िंदगी जीऊं। अभी मैं IIM लखनऊ में कुछ दिनों पहले था, वहाँ भी एक भारी संख्या में लोग थे जिनको मैंने देखा जो जिस दिन IIM आए उस दिन से जब तक IIM से बाहर निकले लगातार उनका सिर्फ एक ही काम था कि अपना CV बनाएं, अच्छी नौकरी पाएँ। यानी कि वो पैकेज की जो बात थी वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी संख्या में लोगों में मिली। लेकिन यह एक बात हुआ। इसके विपरीत मैं यह भी कहना चाहूँगा, जो सिविल सेवाओं में हम लोग के साथ हर बैकग्राउंड के लोग हैं। जब मैं सिविल सेवा दे रहा था, ये सही है कि इंजीनियरिंग वाले लड़के ज़्यादा संख्या में आए थे, लेकिन अन्य लोग भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो अन्य सोशल बैकग्राउंड के लोग आए हैं उनमें लोगों में विकृतियाँ नहीं आई हो, या उन्होंने अपने हित की बात नहीं देखी हो, या वो BMW कहिए या बाहर जाने की बात कहिए या फिर ऐशो आराम की बात कहिए। मैंने ये चीज़ हर जगह देखी है कि ये निष्कर्षतः मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, चूँकि हमारे देश में संभवतः उस हद तक सुविधाएँ नहीं हैं, तो बहुत संख्या में लोग जिनका आत्मनियंत्रण नहीं है या जिनके सामाजिक सरोकार नहीं है या जो सिर्फ नौकरी को या डिग्री को ऐशो आराम का माध्यम समझते हैं, वो जहाँ से भी आ रहे हैं वो उस दिशा में बढ़ने का उनका एक इच्छा रहती है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी बैकग्राउंड से जोड़ने की जगह व्यक्ति विशेष की ओर इंगित किया जाना या व्यक्ति विशेष से जोड़ना। अमिताभ जी, हमें लगता है वो सवाल जो कहने का दर्द है वो दूसरा दर्द था।
उनके कहने का मतलब ये था कि जब यूपी बिहार या हार्डकोर जो हिंदी बेल्ट के लड़के जाते हैं वो सामाजिक परिवेश से आते हैं, उनका जो बैकग्राउंड होता है, उनको लगता है सपना होता है अगर हम कुछ अच्छे बन जाएंगे तो अपने गांव का भला करेंगे, अपने इलाके का भला करेंगे, क्योंकि उनकी जो परवरिश होती है वो अंग्रेजियत में नहीं होती है। आप भी जब गाँव से गाँव तो आपके मन में इस तरह के सपने आते हैं। उनके कहने का मतलब एक कतई नहीं है कि जो अंग्रेजी जानते हैं वो देश के लिए घातक हैं, वो सीधे जाकर अमेरिका में सेटल हो जाना चाहते हैं। लेकिन इतना तो तय है, हम लोग ने देखा है कि जो यूपी बिहार खासतौर से इस बेल्ट से लड़के जाते हैं उनके अंदर एक सामाजिक सरोकार ज़्यादा होता है, उनका जो एक फीलिंग अटैचमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए, यदि आप मुझसे पूछें, मैं फिर इसी बात पे कहूँगा, इसे ये बात अन्य लोग माने न माने कि मैंने बिल्कुल शुद्ध देहात से आए व्यक्ति को सिविल सेवा में आने के बाद इस हद तक बदलते हुए देखा है कि वो अपने सगे बाप को पहचानना उसने छोड़ दिया है, अपने रिश्तेदारों को पहचानना छोड़ दिया, उसने सारे ऐशो आराम से अपने आप को लिप्त कर लिया है। मैं दसियों ऐसे नाम जानता हूँ, बताना किसी तरह उचित नहीं होगा। इसीलिए मात्र यह कहना, यद्यपि वो आदमी बहुत गरीब घर का था, बहुत साधारण घर से था, बड़ी मेहनत से सिविल सेवा में आया और रातों रात परिवर्तन कर लिया। इसीलिए मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कहना चाहूँगा कि मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि अगर आदमी पुअर बैकग्राउंड का है या उसने गरीबी देखी है तो वह सेवा में आने के बाद भी अपनी उस सोच को बरकरार रखेगा। अलग और ऐसे भी लोग देखे जिनके बाप दादा भी IAS अफसर रहे हैं, उसके बाद भी उसके अंदर नैतिकता भी है, संवेदनशीलता भी, तो दोनों स्थितियां मैंने देखी हैं। इसीलिए मैं इसको स्टीरियोटाइप करना मैं अपने स्तर पर उचित नहीं समझूंगा। गुरसेन सिंह जी, चर्चा हो रही है खासतौर से सब्जेक्ट को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता ही है कि कितना भी लड़का पढ़ने में तेज हो, लेकिन अगर यूपी बोर्ड का लड़का है या हिंदी बैकग्राउंड से पढ़कर जाता है तो उस तरीके से अंग्रेजी में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता जितना एक कॉन्वेंट का बच्चा या जो अंग्रेजी में शुरू से पढ़ता रहा है वो बच्चा हो। क्योंकि CBSE और यूपी बोर्ड की अगर तुलना कर लें तो इसमें कई तरह के विरोधाभास दिख जाते हैं। जब हम लोग यूपी बोर्ड से पास आउट होते तो उस समय एक सवाल खड़ा होता था कि जो 80% 82% पा गया वो समझिए कि चमत्कार कर दिया, लेकिन वहीं पर CBSE बोर्ड के जो बच्चे होते थे 92% 95% पाते थे और उनकी एक बड़ी लाट होती थी, तो एडमिशन तक नहीं मिल पाते थे यूपी बोर्ड के लड़कों को, खासतौर से दिल्ली में जाने के बाद। अगर एडमिशन के लेवल पे प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले देखा, अब अगर लड़का तैयारी कर रहा है सिविल सर्विस की, उसमें सिर्फ अंग्रेजी उसके रास्ते में बाधा बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ही। देखिए, बात बहुत सही है। मैं हमेशा जब बात होती है तो मैं ये बोलता हूँ कि हिंदी के जो लेखक हैं वो बहुत ही युगद्रष्टा हुआ करते हैं। और अगर हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कितना सही लिखा है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको सूल। और वो चीज़ जो उन्होंने इतना पहले लिख दी थी वो आज के समय में भी चरितार्थ होती है। किसी भी बात को कोई भी व्यक्ति जिस भाषा का होता है, जैसे जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो हिंदी में जितना अपने को सहज महसूस करते हैं उतना वो इंग्लिश में अपने आप को सहज नहीं महसूस करते हैं। ये तो रही बात संप्रेषण की, लेकिन यहाँ पे तो अभी क्वालिफाई करने की बात हो रही है। तो जब वो ट्रांसलेशन ऐसा कर दिया जा रहा है कि वो हिंदी में और कठिन हो जा रहा है, जैसा अभी धर्मेंद्र जी ने यहाँ पे बताया था, यंग लेडी वाला उन्होंने उदाहरण दिया था, तो इस तरीके से बहुत सी चीज ऐसी होती है। जैसे अभी एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट की अब इतना ये कॉमन हो गया है इंग्लिश में कि अब आप हिंदी पूछ दीजिए सबसे कि इसकी हिंदी क्या है, तो बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे कि ये अभिरुचि परीक्षा। तो अब इस तरीके से, क्योंकि अभिरुचि उतना कॉमन नहीं है, तो अगर कहीं पे आ जाए अभिरुचि तो आदमी सोचेगा ये कौन सा शब्द पूछ दिया गया, क्योंकि डे टू डे लाइफ में क्या चीज कॉमन है इसका बड़ा असर पड़ता है। तो वो हिंदी का जब वो हिंदी इंग्लिश में बच्चा समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जो प्रश्न पूछा गया है वो हिंदी मीडियम का है और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन ऐसा कर दिया गया है कि हिंदी में वो समझ नहीं पा रहा है। तो जब वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है तो उसका वो आंसर कहाँ से देगा। और जैसा तभी से ये बात आ रही है कि इस तरीके के 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कि वो हिंदी में ट्रांसलेशन किए रहते हैं, फिर कंप्रेंशन के होते हैं। कुल मिला जुला के करीब 70 से 90 मार्क्स के बीच में ये लोग बोल रहे हैं। तो जिस एग्जामिनेशन में एक एक नंबर जो है वो इतना महत्वपूर्ण होता है, वहां पे अगर 70 से और 90 मार्क्स का डिफरेंस आ जा रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कारण, तो ये तो निश्चित रूप से हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ हम कहेंगे कि बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है और उनके साथ एक अन्याय हो रहा है। तो किसी भी तरीके से भाषा या माध्यम कहीं पे भी किसी भी चयन प्रक्रिया में भाषा जो है या माध्यम जो है कि हमारा इंग्लिश माध्यम और हमारा हिंदी मीडियम है, ये आड़े नहीं होना चाहिए, ये चयन का आधार नहीं बनना चाहिए। जहां तक रही बात हिंदी हमें बेसिक आनी चाहिए, अगर आप IAS बन रहे हैं
तो वो तो मेंस में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए है ही कि आपको क्वालिफाई करना है, हिंदी भी क्वालिफाई करना है, इंग्लिश भी क्वालिफाई करना है। ये भी देखा गया है कि अभी जो हिंदी भाषी छात्र होते हैं उसमें के 10 से 15% के करीब छात्र मेंस इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जब वो इनको इंग्लिश क्वालिफाई करने में इतनी दिक्कत होती है, तो जो CSET में हम 70 से 90 नंबर तक के क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम के कारण दिक्कत आ रही है, उसमें तो बहुत ही बड़ी बाधा का सामना उनको करना पड़ रहा है। और हम ये कह सकते हैं, बड़ी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि इतने बड़े नंबर का अंतर सिर्फ माध्यम के कारण हिंदी भाषी छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। चलिए, अब जिस तरह की चर्चा हमने की, खास तौर से क्योंकि लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि जनता की आवाज़ सुनी जाती है, और हमारे कार्यक्रम का नाम भी लोकतंत्र है। तो इससे कम से कम सरकार तक एक संदेश जाए कि भाषा किसी भी छात्र के भविष्य में बाधा न बन जाए। इसी मुद्दे को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि यूपीएससी एग्जाम में जिस तरीके से छात्र तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि उनका सपना साकार होगा, वो भी IAS IPS बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी उनके ऊपर भारी पड़ रही है। इस पूरी दर्द को, पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश की, इसके लिए और समझने में हमारी जो मदद की उसके लिए अमिताभ ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धुरसेन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित और प्रशांत, अग्नेश, आप तीनों तो हमारे साथ जुड़े, आपने अपने दर्द को बयां किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो चर्चा हो रही है उस पर सरकार की नज़र पड़े, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था खासतौर से चिदम्बरम और मोइली जैसे लोगों ने इस व्यवस्था को परिवर्तित किया क्योंकि साउथ का पलड़ा भारी हो। हम किसी क्षेत्र के विरोधी नहीं हैं,